हेलो दोस्तों, मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर नाज़िज़्म एंड द राइज़ ऑफ हिटलर की समरी दूंगा। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मैं जितना हो सके इसको जल्दी और आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं 1914 से, जब वर्ल्ड वार वन बिगिन होता है। और आपको पता ही होगा इसमें सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स हिस्सा लेते हैं। तो सेंट्रल पावर्स हमेशा से अलाइड पावर से स्ट्रांग होती थी। तो 1917 में एक ट्विस्ट आया जब यूएसए एंट्री मारती है और वो ज्वाइन कर लेती है अलाइड पावर्स को। फिर अलाइड पावर्स सेंट्रल पावर से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और 1918 में जब फाइनली वर्ल्ड वार वन ख़त्म हो जाता है और अलाइड पावर्स जीत जाती है सेंट्रल पावर से, और सेंट्रल पावर्स हार जाती है, यानी कि जर्मनी भी हार जाती है। तो जर्मनी के हार जाने के बाद जो जर्मनी के राजा होते हैं विलियम सेकंड, उन्हें अपना थ्रोन छोड़ के जाना पड़ता है। तो जो जर्मन पार्लियामेंट होता है उन्हें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का मौका मिलता है। वो नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। फिर वो इलेक्शन भी करते हैं वीमार में, और जो पार्टी फॉर्म होती है उसका नाम होता है वीमार रिपब्लिक। पर लोगों ने कभी भी वीमार रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं किया होता है, क्योंकि वीमार रिपब्लिक ने 1919 में एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था जर्मनी के लिए, जब उन्होंने पीस ट्रीटी को साइन करा था, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो ये पीस ट्रीटी साइन करने के बाद जर्मनी का बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होता है, जिसमें पहला जर्मनी से टेरिटरीज और कॉलोनीज कई सारी छीन ली जाती है, और दूसरा जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया जाता है, और तीसरा जो जितना भी अलाइड पावर्स की कंट्रीज में नुकसान हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसका जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया जाता है, और उन्हें 6 बिलियन यूरोज का कंपनसेशन देना पड़ता है। और फिर यही सब नुकसान जर्मनी में चलता है। तो उसी साल 1919 में एक और चीज़ होती है, जब अडोल्फ हिटलर जॉइन कर लेते हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी को, और वो थोड़े दिनों में उसको लीड करने लगते हैं, और उसका नाम बदल के वो कर देते हैं नाजी पार्टी। और उसके बाद जर्मनी की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जर्मनी के पास कंपनसेशन चुकाते-चुकाते पैसे ही ख़त्म हो गए, तो वो गोल्ड से कंपनसेशन चुकाने लगे, और एक टाइम पे वो गोल्ड भी उनके पास ख़त्म हो गया। फिर जर्मनी जर्मनी ने एक टाइम पे जो अलाइड कंट्रीज थी उनको जो कंपनसेशन है उसके लिए मना कर दिया कि हम अब कुछ नहीं देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या था कि जो फ्रांस थी उसने जो जर्मनी का रूर इलाका था उसमें कब्जा कर लिया, और फिर जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई, जब जर्मनी को पेपर के नोट्स छापने पड़े मजबूरी में, और जर्मनी की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई। तो लोगों को जो ब्रेड खरीदने के लिए भी डब्बे भर के पैसे ले जाने पड़ते थे, और शायद तब भिखारी भी नोटों की गड्डियां लेके घूमते होंगे। तो ये बुरी सिचुएशन जर्मनी में चल रही थी। और पीस ट्रीटी साइन जिन लोगों ने भी पीस ट्रीटी साइन करा था उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से भी जाना जाता था, और उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था नवंबर क्रिमिनल्स कह के। फिर इतनी बुरी कंडीशन देख के जर्मनी की तो जर्मनी की इतनी बुरी कंडीशन देख के अमेरिका ने उनकी हेल्प करी डॉज प्लान की मदद से। उन्होंने जर्मनी के फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा कम करा, और 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में स्टेबिलिटी की सिचुएशन थी, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा था। पर 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जब जो यूएसए की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इंडस्ट्री है, एक सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्री थी, वो क्रैश हो गई। तो जर्म यूएसए ने मजबूरी में जर्मनी से सारा लोन लेना पड़ा यूएसए को। तो इसी कारण जर्मनी में वापस बुरी कंडीशन आने लगी, और इंडस्ट्रीज बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन छा गई। तो ये बुरी कंडीशन का सबसे जो बड़ा फायदा है उस वो हिटलर ने उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया, जब हिटलर ने पावरफुल स्पीचेस करी कई सारी, और जर्मन्स को ये यकीन दिलाया कि पीस ट्रीटी के इनजस्टिस को हटाया जा सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट को भी हटाया जा सकता है। तो लोगों का ध्यान
जो वीमार रिपब्लिक है उससे हटके जो नाजी पार्टी है उसकी तरफ जाने लगा, और ऐसी कई सारी अलग अलग जगह में रैलीज लेकर लोगों का दिल जीत लेते हैं। फिर 1932 में जर्मनी में 37% वोट्स पाकर नाजी पार्टी जर्मनी की लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। और 1933 में प्रेसिडेंट हिडनबर्ग जो हिटलर हैं उनको चांसलरशिप की पोजीशन दे देते हैं, और ये पोजीशन पाते ही हिटलर जो डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं उनको मिटा देते हैं। उसके बाद जो उनका काम और भी आसान हो जाता है जब जर्मन पार्लियामेंट में आग लग जाती है, और उसके बाद एक फायर डिक्री नाम का ऑर्डर पास होता है जिसके हिसाब से जितने भी सिविल राइट्स हैं उनको हटा दिया जाता है। और फिर 3 मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट पास हो जाता है जिसके हिसाब से जर्मनी में हिटलर की डिक्टेटरशिप अच्छी तरीके से लागू हो जाती है। तो यही डिक्टेटरशिप पाने के बाद हिटलर के पास एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि उसे जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना है, और इसलिए वो एक इकोनॉमिस्ट को बुलाते हैं जिनका नाम होता है हजाल्मर शैट। और वो एक पॉलिसी के बारे में बताते हैं, फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा मतलब लोगों की ज़रूरत होगी, और फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इससे जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। उसके बाद ऐसे ही हिटलर कई सारी पॉलिसीज अपनाता गया, और 1933 में जर्मनी लीग ऑफ नेशंस से हट गई। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लीग ऑफ नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक यूएन की तरह। फिर 1936 में जर्मनी ने राइनलैंड पे कब्जा करा, और 1938 में जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया है वो एक साथ हो गए। फिर 1939 के 1 सितंबर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में आतंक फैल गया। तब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था और वहां पे कब्जा भी किया, जिस वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसकी शुरुआत हो गई। फिर जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड पर भी अटैक कर देती है, और उसके बाद 1940 में जर्मनी एक ट्राई पार्टी पैक्ट को साइन करती है जिसकी वजह से जर्मनी और इटली और जापान एक साथ हो जाते हैं, और जर्मनी की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करें हिटलर की, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिक्टेटर होते हैं, और वो सोसाइटी को रैंक करना शुरू कर देते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से। और उनके इन हिसाब से जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है वो फर्स्ट पर आते हैं, और हाई क्लास लोग होते हैं, और ज्यूज जो हैं वो लास्ट पर आते हैं, और वो सबसे खराब होते हैं, जो कि गलत था। और वो जितने भी अनडिजायरेबल लोग जैसे कि ज्यूज और हैंडीकैप्ड लोग उनको मार देते थे, और डिजायरेबल लोगों को पूरा जीने का हक देते थे। और वो चाहते थे कि ये नाजी आइडियोलॉजी का की शिक्षा छोटे बच्चों तक हो, तो उन्होंने स्कूल में एक ऑर्डर पास करा कि उन बच्चों को इस बारे में बताया जाए, रेशियल साइंस के बारे में बताया जाए, और ज्यूज से नफरत करना सिखाए और हिटलर को वर्शिप करना सिखाए। और उन्होंने टीनेजर्स का भी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती थी। और हिटलर फीमेल्स पर भी बहुत अत्याचार करते थे, जैसे कि जो भी अनडिजायरेबल बच्चों को पैदा करती उसके बच्चों को मार देते, और जो भी डिजायरेबल बच्चों को पैदा करते उसे अवार्ड देते। और अगर कोई 4 डिजायरेबल बच्चे को पैदा करते उसे देते ब्रॉन्ज मेडल, कोई 6 को करते तो उसे देते सिल्वर मेडल, और कोई 8 बच्चों को करते तो उसे देते गोल्ड मेडल। तो ये ट्रिक उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए यूज़ करी, और उन्होंने मीडिया का भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करा। उन्होंने मूवीज़ और बुक्स के थ्रू नाज़िज़्म को अच्छे से प्रमोट करा। और एक बात तो कहनी पड़ेगी, हिटलर को लोगों का माइंड कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता था। खैर आगे बढ़ते हैं। जब जर्मनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी सोवियत यूनियन पर अटैक करके, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया। फिर रशिया उसके ईस्टर्न फ्रंट पार्ट पर आर्मी भेजती है, और वो भी उस पे अटैक कर देती है गुस्से में। और वेस्टर्न फ्रंट पार्ट पर जर्मनी को ब्रिटिश बॉम्बिंग झेलनी पड़ती है, और जर्मनी दोनों तरफ से घिर जाता है, और एंड में जर्मनी हार जाता है वर्ल्ड वॉर 2। और यूएसए की बात करें तो वो अब तक वॉर में घुसना नहीं चाहते थे, लेकिन जब जापान यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पे अटैक कर देती है तब यूएसए को गुस्सा आता है, और वो रिएक्ट करते हुए जापान के हिरोशिमा नागासाकी जगह पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उससे अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है खत्म, और जो हिटलर होता है वो शर्म के मारे मुंह दिखाने लायक नहीं होता, तो वो और उसकी फैमिली फांसी की सजा लेके मर जाते हैं।
एंड यहाँ पे चैप्टर भी हो जाता है खत्म। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा। बाय बाय।